जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। इतिहास की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा है 11वां, जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। यानी राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की जो भूमिका है वो इस चैप्टर के अंदर हम अच्छे से समझ रहे हैं। याद आ रहा होगा, अब तक हमने एक पार्ट में असहयोग आंदोलन को अच्छे से समझ लिया, दूसरे पार्ट के अंदर हमने नमक सत्याग्रह यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको जान लिया था। और जहां हमने पिछली क्लास छोड़ी थी वहीं से अब अगली क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज की इस क्लास के अंदर अपना ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये स्लाइड याद आ रही है? मार्च 1942 जब भारत के अंदर क्रिप्स मिशन है वो आया था, और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा जन आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो ये स्टार्ट किया था और नारा दिया था करो या मरो। तो यानी आज की बात हम स्टार्ट कर रहे हैं अंतिम सबसे बड़े आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से, जिसमें गांधी जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है वो रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगस्त 1942 के अंदर गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए भी बहुत ही कठोरता है वो उस टाइम अपनाई थी भी, कैसे भी करके यह आंदोलन होने नहीं चाहिए, दब जाने चाहिए। इसलिए गांधी जी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया, और गांधी जी ही नहीं और जो पॉपुलर जो बड़े नेता थे उन सब को गिरफ्तार है वो अंग्रेजों ने कर लिया था। इसके बावजूद भी जो युवा कार्यकर्ता थे देश के अंदर, उन्होंने हड़तालों और तोड़फोड़ के माध्यम से इस आंदोलन को वो आगे बढ़ाते रहे। और कांग्रेस के अंदर जयप्रकाश नारायण जो कि एक समाजवादी नेता थे, ये भी भूमिगत होकर यानी गायब रहे थे और अपनी गतिविधियों को इस आंदोलन के लिए चलाते रहे। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने के लिए साल भर प्रयास किया भी, कैसे भी करके ये दब जाए, लेकिन नहीं दब रहा था। अब दबने का कोई सवाल ही नहीं था। तो यह आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन साबित होता है, जिसके अंदर लाखों भारतीयों ने भाग है वो लिया। गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया लेकिन तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया। बिना किसी बड़े नेता की लीडरशिप के यह आंदोलन है वो आगे बढ़ता जा रहा था। युवाओं ने क्या किया, अपने कॉलेज स्कूल है वो छोड़ दिए और जेल जाना स्वीकार है वो कर लिया। और अंग्रेज अब ये समझ गए थे भैया अब तो शायद अपने अंतिम दिन हैं वो भारत के अंदर रह गए हैं, बहुत जल्दी हमें यहां से अपना बोरिया बिस्तर है वो समेटना पड़ेगा। और वहीं कांग्रेस देश की आजादी के लिए प्रयास कर रही थी, मुस्लिम लीग भी साथ थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग अलग से भी अपना एक ग्राउंड है वो भारत के अंदर तलाश रही थी। आंदोलन के समय जिन्ना और जो मुस्लिम लीग है वो अपना प्रभाव है विभिन्न एरियो के अंदर बढ़ा रही थी भी, हम बहुत कुछ है वो कर रहे हैं। पंजाब और सिंध वाला जो इलाका जहां पर मुस्लिम लीग का कोई ज्यादा वजूद नहीं था, वहां पर अपनी पहचान बनाने का मौका है वो उस टाइम मुस्लिम लीग को, जिन्ना को मिल गया था। तो आंदोलन आगे बढ़ता जा रहा था। इसी कड़ी के अंतर्गत देखें तो अब सेकेंड वर्ल्ड वार भी अपने चरम पर था। तो सेकेंड वर्ल्ड उधर भारत के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया। आपके दिमाग में एक चीज और बता दूं भी, हमने वो आंदोलन क्यों चलाया? अंग्रेजों को तो बाहर निकालना ही निकालना था। इसके पीछे की एक स्टोरी ये भी है भी, जापान भारत के ऊपर अटैक करने वाला था। उस टाइम ऐसा लग रहा था भी, क्योंकि जापान बहुत आगे बढ़ रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार में इन मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, और यहां पर भारत के अंदर अंग्रेजों का राज था। तो भारतीयों को डर था भी जापान यहां पर अटैक नहीं कर दे, तो उनको भी यह एहसास दिलाना था भी हम अंग्रेजों के साथ नहीं है, हम तो खुद अंग्रेजों से दुखी है। तो इसलिए भी ये एक आंदोलन है वो भारत के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो चलिए अब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान और क्या क्या होता है और गांधी जी की रिहाई होती है। जून 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्ति की ओर था, खत्म तो 45 में हुआ था, समाप्ति की ओर था, तो गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। कह यार इसको छोड़ो, हर बार यही होता है, आंदोलन करते हैं गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर उनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने कोई हिंसात्मक गतिविधियों के अंदर तो कभी भाग लिया भी नहीं। जेल से छूटने के बाद उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच
फासले को खत्म करने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बातचीत की। यार क्या कर रहे हो तुम, अपने ही आपस में लड़ते जा रहे हैं, पहले अपना मूल काम क्या है, अंग्रेजों को यहां से बाहर भगाना है। तो इसलिए जिन्ना के साथ इन्होंने कई बार बातचीत है वो की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की। और इसी दौरान इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। 26 जुलाई 1945 के अंदर ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है। 1945 में ब्रिटेन में किसकी सरकार बनती है? लेबर पार्टी की सरकार बनती है, जो भारत की आजादी की पक्षधर रही, भी भारत को आजाद कर देना चाहिए। और लेबर पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उस टाइम एटली। तो एटली प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने कहा ठीक है अब हम भारत को आजाद करेंगे। और भारत को यकीन था भी अगर लेबर पार्टी की वहां सरकार बनेगी तो हमें बहुत सहूलियत है वो रहेगी। तो चलिए अब एटली आ गए, लेबर पार्टी की सरकार आ गई, तो उन्होंने एक 3 सदस्यीय आयोग भारत के अंदर भेजा। चलिए इसकी आजादी की कार्रवाई है वो स्टार्ट कीजिए, जाइए वहां पर वो क्या किस प्रकार की डिमांड कर रहे हैं। तो बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, कैबिनेट मिशन भारत के अंदर कब आया? 1946 की गर्मियों के अंदर। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन है, 3 सदस्यीय एक आयोग था, ये भारत पहुंचता है। तो चलिए अब बात करते हैं भी भारत पहुंचकर इन्होंने क्या किया। इनका मूल काम तो था भी भारत के अंदर संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, यानी उसके लिए संविधान सभा का गठन करना, ये इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था प्रमुख। और साथ में यहाँ के नेताओं से, पार्टियों से बातचीत करना, जो भी, क्योंकि पृथक निर्वाचक वाली समस्या है वो वहां पर चल रही थी, उनको भी शॉर्ट आउट करना था। तो इस मिशन ने, यानी कैबिनेट मिशन ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर ही विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दे दी जाए। कुछ विशेष जो स्टेट्स थे उनको छूट है वो दी जा सकती, कैसे भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में जो तालमेल है वो बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कैबिनेट मिशन के सारे प्रयास है वो यहां पर विफल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ही जो मुस्लिम लीग है, जिन्ना है, वो ज्यादा उखड़ जाते हैं। अब वो तो ये कहते हैं हम तो अपना सारा काम अलग से ही करेंगे। उसी से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कौन मनाता है? मुस्लिम लीग मनाती है। जिन्ना ने पाकिस्तान स्थापना के लिए अलग देश की डिमांड कर दी थी, जिन्ना ने भी, हम तो पाकिस्तान बनाएंगे। तो लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया और वो तारीख रखी 16 अगस्त 1946 है। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को मनाया। डिमांड क्या थी? अलग से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान देश है उसको बनाना। उसी दिन कोलकाता में खूनी संघर्ष शुरू हो जाता है, लड़ाइयां शुरू हो जाती है आपस में, हिंदू मुस्लिम संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। और यह संघर्ष कलकत्ता तक ही नहीं रुकता है, कलकत्ता से फिर ग्रामीण बंगाल के अंदर, बिहार, संयुक्त प्रांत और पंजाब तक, यानी पूरा उत्तरी भारत है वो इसकी चपेट के अंदर आ जाता है मुस्लिम लीग की इन कार्रवाइयों से। तो देखिए मुस्लिम लीग ने अपना खेल कर दिया अंग्रेजों के बहकावे में आकर। अब बात करते हैं आजादी और विभाजन, क्योंकि हालात राजनीतिक दृष्टि से खराब होते जा रहे थे। ब्रिटेन, अंग्रेज जहां भारत को आजाद करने के पक्ष में था, वहीं मुस्लिम लीग और अन्य नेताओं के बीच में जो तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा था। इसी दौरान फरवरी 1947 के अंदर वावेल की जगह माउंटबेटन है वो वाइसराय बनकर इंडिया के अंदर आई। तो अब सारी पावर किसके पास आ गई? वावेल के स्थान पर माउंटबेटन के पास में आ गई। उन्होंने वार्ताओं के लिए अंतिम दौर का आह्वान किया, सबके साथ बातचीत की गई, लेकिन माउंटबेटन है वो सक्सेस नहीं हुआ। जब सुलह के उनका अंतिम प्रयास भी विफल हो गया तो माउंटबेटन ने ऐलान कर दिया भी भारत को आजाद कर दिया जाएगा, ब्रिटिश भारत को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन साथ में हिंदुस्तान का विभाजन भी होगा। बंटवारे की घोषणा भी साथ में ही हो जाती है, जैसा कि मुस्लिम लीग उस टाइम
चाहती थी। और इसके लिए 15 अगस्त का दिन है वो तय होता है भी, 15 अगस्त को दोनों का बंटवारा कर दिया जाएगा। और हुआ क्या, फिर 14 अगस्त पाकिस्तान बन जाता है और 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत भी आजाद हो जाता है। और संविधान सभा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस टाइम अंतरिम सरकार के मुखिया थे, देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने एक अपना महत्वपूर्ण भाषण है वो देश के नाम दिया। अर्धरात्रि के टाइम उन्होंने वो स्पीच दिया था जिसे भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाता है। और बाद में जब संविधान सभा की दिल्ली के अंदर बैठक होती है तो अध्यक्ष साहब ने गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि से संबोधित किया था और करतल ध्वनियों से सभी ने इसका समर्थन किया था। भी देश की आज़ादी में गांधी जी का बहुत बड़ा रोल है वो रहा। तो यहाँ तक आपने गांधी जी से जुड़ी हुई सारी बातें समझ ली और साथ में ही कुछ और छोटे छोटे मुस्लिम लीग से जुड़े हुए जो प्रश्न थे वो भी आपने समझ लिए हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाएं तो अब आप समझेंगे आखिरी बहादुराना दिन, यानी देश की आज़ादी का वो दिन आ गया। भारत कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को तारीख ये मानी जाती है आज़ादी की। दिल्ली में हो रहे उत्सवों के अंदर गांधी जी ने भाग नहीं लिया। अब सोचने की बात है, जिस आदमी का देश की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल था वो उस दिन कहाँ थे? वो उस दिन थे कलकत्ता के अंदर। गांधी जी 15 अगस्त के उत्सवों के अंदर भाग नहीं लिया, वो कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहां भी न तो किसी कार्यक्रम में भाग लिया और न ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पे थे, व्रत रखा था। उन्होंने इतने दिनों तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वो एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली थी। सोचा ही नहीं था भी इस प्रकार से देश का बंटवारा हो जाएगा। आजादी मिली हमें लेकिन बंटवारे के साथ। इस बात का गांधी जी को बहुत ही दुख दर्द था। उनका राष्ट्र विभाजित हो रहा था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के गर्दन पर सवार थे, एक दूसरे को मार काट रहे थे। आपने गदर फिल्म के स्टार्टिंग के दृश्य देखे होंगे, उसी के अंदर उसी मारकाट को दिखाया गया है। इसी कड़ी में गांधी जी और फिर नेहरू जी के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित कर दिया। अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए कुछ विशेष अधिकार है वो हमें देने चाहिए, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत, दो देश का सिद्धांत है, उसको कभी स्वीकार नहीं किया था। मजबूरी थी, लास्ट में मानना पड़ा और उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी उनको। और उनका विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाया रखा जाना चाहिए। यानी सांप्रदायिक जो तालमेल है वो यहां पर गड़बड़ाना नहीं चाहिए। हम आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ सभी को साथ में रहते आए हैं और आगे भी साथ में रहना है। कांग्रेस ने फिर आश्वासन दिया था कि वो अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के लिए किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेगी, यानी हर संभव प्रयास है वो करेगी भी। अल्पसंख्यक जो भी लोग हैं उनके अधिकारों का किसी प्रकार से हनन है वो नहीं हो। बहुत सारे विद्वानों ने आज़ादी के बाद के महीनों में गांधी जी के जीवन को श्रेष्ठतम क्षण है वो कहा था। कई बार ये लाइन ही अपने आप में प्रश्न बनकर आ जाती है बोर्ड परीक्षा में, बड़े प्रश्नों में भी। बहुत सारे विद्वानों ने आज़ादी के बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण है वो कहा है। इसकी व्याख्या कीजिए। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या उत्तर लिखना चाहिए? चलिए प्रश्न रूप में उसके ऊपर भी बात कर लें। उसी लाइन को हमने वापस प्रश्न के रूप में ले लिया है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित महात्मा गांधी भारत को आजादी दिलाने वाली शक्तियों में जो भी लोग थे उन सब में प्रमुख थे। उन्होंने देश की स्वतंत्रता और अखंड भारत के लिए आजीवन युद्ध है वो लड़ा था। आजादी के बाद हुए विभाजन और जो सांप्रदायिक घटना हुई हिंदू और मुसलमानों के बीच में, तो उनका विश्वास था कि अब बुरी घड़ी है वो बीत चुकी है। भारत के लोग हैं वो अब सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए कार्य करेंगे।
जो हो गया उसको भुलाना पड़ेगा और अब हमें आगे बढ़ना होगा। इसी उद्देश्य से बंगाल में जब यानी कोलकाता में जब शांति की स्थापना हो गई तो उसके बाद में वो गांधी जी है वो दिल्ली की तरफ आ गए थे। तो यानी आपको पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं भी, जिस दिन आजादी का जश्न मनाया जा रहा था गांधी जी वहां नहीं थे, किसी भी उत्सव के अंदर भाग नहीं लिया। वो उस टाइम कोलकाता में थे और उपवास रखे हुए थे। वही चीजें सब इसके अंदर ऐड करनी है। और दिल्ली आ गए, दिल्ली से वो पंजाब के दंगाग्रस्त जो इलाका था वहां जाना चाहते थे, परंतु उन्हें यह कहकर रोक दिया कि उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा की बात क्यों नहीं करते हैं जो पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। आप सिर्फ भारत के मुसलमानों का ही पक्ष क्यों ले रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू और सिखों के बीच में जो गड़बड़ हो रही है उनके ऊपर आप क्यों नहीं बोल रहे हो। इसलिए पंजाब जाने की इनके यात्रा कार्यक्रम को उस टाइम टाल दिया गया था। गांधी जी के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया। आपको याद हो रहा होगा, पहले भी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कांग्रेस से भी, आपको अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों पर काम करना है। तो कांग्रेस ने गांधी जी को आश्वासन दिया था कि वो अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध है, वो उसकी रक्षा करेगी। भारत की आजादी के दिन वो कोलकाता में थे जहां 24 घंटे का उपवास रखा। उन्हें ज्ञात था कि यह स्वतंत्रता अकल्पनीय कीमत पर मिली है। जो लाइनें पहले पढ़ी वो आपको इनके अंदर ऐड करनी है। 30 जनवरी 1948 को एक चरमपंथी नाथूराम गोडसे, जो एक पत्रकार भी था, ने उनकी हत्या कर दी थी। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भारत के अंदर मनाया जाता है। इनको हमेशा याद रखा जाता है। गांधी जी को इनके किए गए जो कार्य है उनको याद करते हैं, आने वाली पीढ़ी को उससे प्रेरणा है वो मिलती है। इसी कड़ी में बात करते हैं भी, अनेक अवसरों पर जो गांधी जी का उपहास मजाक उड़ाने वाली जो पत्रिकाएं थी, जैसे अमेरिका की पत्रिका थी टाइम पत्रिका अमेरिका की, उनके इस बलिदान की तुलना है वो इब्राहिम लिंकन से की थी। इस प्रकार के छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अमेरिका की टाइम पत्रिका ने गांधी जी के बलिदान की तुलना किससे की थी? अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन से की थी, क्योंकि इन दोनों में मानव मात्र की समानता और भाईचारे में बहुत ही विश्वास था इन दोनों को। गांधी जी की मृत्यु पर अमेरिकी पत्रिका टाइम ने लिखा था कि दुनिया जानती है कि उसने गांधी जी की मृत्यु पर वैसा ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने इब्राहिम लिंकन की मृत्यु पर किया था। और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत ही साधारण काम है। तो इब्राहिम लिंकन के साथ कंपैरिजन है किया था और सब कुछ यानी सब मौन हो गए थे, ठीक है जो हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन को समर्पित शक्ति के रूप में देखा जाता था। लोक छवियों में महात्मा गांधी जी को देवता का रूप है वो भी दिया गया है। इस कारण बहुत से विद्वानों ने आजादी के बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है। तो इस प्रकार से इन 3 स्लाइडों में इस प्रश्न के बारे में हमने चर्चा की है। आप इसमें कम ज्यादा कर सकते हो, यानी गांधी जी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी इसके अंदर आपको ऐड है वो करनी है। चलिए अब पहुंच गए अपने लास्ट पॉइंट की तरफ और अंतिम पड़ाव पर हम बात करते हैं एक प्यारे से प्रश्न को लेते हुए, निजी पत्रों और आत्मकथा में किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है और ये स्रोत सरकारी जो सोर्स होते हैं उनसे किस प्रकार भिन्न होते हैं। ये पाठ्यपुस्तक का प्रश्न भी है और कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो इसके संबंध में हम कई पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे पहला, संपूर्ण जीवन वृत्त। जो आत्मकथा या जो पत्र है इनसे संबंधित जो भी बातें हैं वो उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल, उनके जन्म स्थान, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी एजुकेशन, उसका व्यवसाय, उसकी रुचियां, उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयां, उतार चढ़ाव हैं, उन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, यानी इतिहासकारों को जानकारी प्राप्त होती है और इतिहासकारों ने जो लिखा वही हम यहां पर पढ़ रहे हैं। आत्मकथा के अंदर जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं वो भी शामिल होती है। तो एक तो ये बेनिफिट मिलता है इतिहासकारों को। दूसरा आता है कांग्रेस के आदर्श और प्राथमिकताएं। उस टाइम कांग्रेस का क्या सिस्टम था, क्या चीज उनकी प्राथमिकता में थी, ये भी उन पत्रों से
और आत्मकथाओं से जानकारी हमें मिलती है। निजी पत्र जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी को लिखे, या फिर नेहरू जी ने जो पत्र गांधी जी को लिखे, या फिर गांधी जी ने नेहरू जी को या अन्य नेताओं को समय समय पर बहुत सारे पत्र लिखे हैं। और बहुत से पत्रों की झलक है वो आपको इस पाठ्य पुस्तक के अंतिम पेजों के अंदर है, वो दर्शा भी रखी है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। समय समय पर लिखे, उनसे कांग्रेस के आदर्श कैसे विकसित हुए, कांग्रेस के कार्यक्रम और उनकी प्राथमिकताएं क्या थी, उन सब की झलक है वो हमें देखने को मिलती है। किसी भी बड़े नेता ने, चाहे गांधी जी ने नेहरू जी को, नेहरू जी ने गांधी जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू जी को या गांधी जी को, कोई भी बड़े नेताओं ने आपस में जो भी पत्र लिखे उनसे हमें उनके सिस्टम की पूरी जानकारी होती है। यहीं पर दो छोटे छोटे प्यारे प्रश्न भी ऐड करना चाहूंगा। महात्मा गांधी जी की एक पत्रिका थी जिसका नाम था हरिजन। महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। तो लोग जो भी पत्र गांधी जी को लिखते थे वो किस पत्रिका में प्रकाशित करते थे? अपनी हरिजन नाम की जो पत्रिका थी उसमें प्रकाशित करते थे। अब एक प्यारा सा प्रश्न नेहरू जी से जुड़ा हुआ है। नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन तैयार किया और उसे नाम दिया ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। नाम ध्यान रखिएगा, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, यानी पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया था। वो नेहरू जी से जुड़े हुए पत्र थे। नेहरू जी को जो भी पत्र लिखे गए थे वो नाम दिया ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो ये किसने प्रकाशित करवाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रकाशित करवाए थे। तो ये दो छोटे उदाहरण हैं, ये भी आपको इस पॉइंट के अंदर ऐड है, वो कर सकते हो। इसी कड़ी में अगला पॉइंट है, विभिन्न नेताओं की चारित्रिक विशेषताएं और त्रुटियों की जानकारी भी मिलती है। क्योंकि जब निजी पत्र पढ़ेंगे तो बहुत सी खास बातें हैं वो उनकी हमें पता चल जाती है। निजी पत्रों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं की चारित्रिक विशेषताओं और त्रुटियों के बारे में जानकारी मिलती है। एक उदाहरण बताया गया है, यहां पर आप और भी लिख सकते हो। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र में लिखा कि तुम्हारे साथियों में तुम्हारे जैसा साहस और बेबाकी नहीं है। नेहरू जी को कह रहे हैं गांधी जी, और इसके परिणाम विनाशकारी हो रहे हैं, नुकसानदायक हो रहे हैं। उनके पास साहस न होने के कारण जब भी बोलते हैं ऊट पटांग बोलते हैं, जिससे तुम चिढ़ जाते हो। और मैं तुम्हें बताता हूं कि वे तुम्हें इसलिए डरा रहे हैं कि तुम उनसे चिढ़ जाते हो, उनके सामने धैर्य खो देते हो, तो तुम्हारे चिढ़ाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो यहां पता चलता है भी नेहरू जी आसानी से चिढ़ जाते थे। तो आगे ना भी किसी की पर्सनल बात जानकारी है वो भी हमें इन पत्रों से मिलती है। इस प्रकार इस पत्र के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू के स्वभाव का पता चलता है और दूसरे नेताओं के व्यवहार का भी पता हमें लग जाता है। इसके अंदर एक पॉइंट आप और भी ऐड कर सकते हो, और वो है सरकारी ब्यौरा और निजी पत्रों में अंतर, जो कि आपका लास्ट पॉइंट भी था प्रश्न का, उसी चीज को ऐड करें। सरकारी ब्यौरों से निजी पत्र और आत्मकथाएं बिल्कुल अलग होती है। सरकारी रिकॉर्ड अलग बात है और दूसरी चीजें ये अलग है। सरकारी ब्यौरे प्राय गुप्त रूप से लिखे जाते हैं, सीक्रेट होते हैं वो सरकारी जो रिकॉर्ड होते हैं। ये लिखाने वाली सरकार या लिखने वाले जो विवरणदाता या जो लेखक होते हैं, ये पूर्वाग्रहों से, नीतियों से, दृष्टिकोणों से आदि से प्रभावित होते हैं। जैसे किसी को के बारे में हमने सुन रखा है फला आदमी अच्छा है, तो हमारे दिमाग में रहता है वो अच्छा ही होगा। किसी के बारे में सुन रखा है वो खराब है, यानी हम मिले हैं ही नहीं उससे, तो वो कहा जाता है बिना किसी से मिले सोचे समझे, जब उसके बारे में कोई बात दिमाग में सेट हो जाती है तो उसको पूर्वाग्रह कहा जाता है। तो पत्र आत्मकथाएं हैं, ये पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सकती है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड है वो गुप्त रूप से लिखे जाते हैं। दूसरी ओर प्राय निजी पत्र दो व्यक्तियों के बीच में आपसी संबंध, विचारों के आदान प्रदान और निजी स्तर से जुड़ी सूचनाएं देने के लिए होते हैं। और किसी भी व्यक्ति की जो आत्मकथा है वो उसकी ईमानदारी, निष्पक्षता और सच्चे विवरण पर उसका मूल्य निर्धारित करती है। तो सरकारी के अंदर वही पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है कोई चीज,
निजी जो चीज है वो उसके विचारों का पता चलता है, आत्मकथा के अंदर उसके मूल्यों के बारे में जानकारी हो जाती है। इस तरह सरकारी ब्यूरो से आत्मकथा और निजी पत्र बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में अपनी बुराइयों को भी दर्शाया है और अपनी अच्छाइयों को भी दर्शाया है। तो ये सारी चीजें आपस में कोरिलेट भले ही कर लें, लेकिन सबका लिखने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। तो ये था जी आजादी के आंदोलन के अंदर गांधी जी की क्या भूमिका रही। 3 वीडियो क्लास के अंदर हमने इस चैप्टर को एग्जाम की दृष्टि से पूरा कंप्लीट है वो कर लिया है। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट का इंतजार रहता है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और अब चलते चलते बारी है आपके प्रश्न की, और प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन है वो कब शुरू हुआ था? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। फिर मिलेंगे आपके अंतिम चैप्टर के साथ और देश के संविधान निर्माण के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा और मजेदार 6-7 नंबर का प्रश्न है जो अंक भार का वो चैप्टर है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा वहां माइंड नहीं लगाना है, बस अच्छे से सुनते जाना है और दिमाग के अंदर आत्मसात करते जाना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।